नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक नया पोस्टर आया था, नीतीश सबके हैं। इस पोस्टर के बाद से ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार आखिर फैसला क्या करेंगे। हमने आपको खबरों में ये भी बताया है कि नीतीश कुमार के पास एक लिस्ट भी तैयार हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद हमने आपको ये भी बताया था कि संजय झा जब विदेश से होते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से पटना आए तो नीतीश कुमार और संजय झा के बीच की कोई भी संवाद या किसी भी तरह की कोई बात आपको सुनने को नहीं मिली होगी। दूसरी तरफ संजय झा के बयानों से भी आपको कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुआ होगा कि वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनके फैसले क्या होंगे। लेकिन एक बात आपको याद जरूर होगी, संजय झा ने एक चिट्ठी जारी की थी और उस चिट्ठी के बाद मनीष वर्मा की यात्रा पर विराम लग गया था। चिट्ठी लिखी संजय झा ने थी और उसको एक्सिक्यूट किया था प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने। उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि मनीष वर्मा के पर कतरे गए हैं या फिर उनका कद कम किया गया है। मनीष वर्मा कौन है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। बात ये भी चल रही है, ये भी साबित हो गया है कि मनीष वर्मा की एंट्री ने इस बात की चर्चा शुरू कर दी थी कि मनीष वर्मा की एंट्री को कोई भी संजय झा के लिए संदेश बता रहा था, तो कोई इसे अपनी जाति के साथ जोड़कर देख रहा था। आरसीपी सिंह चैप्टर से एक नई शुरुआत की बात की जा रही थी। सीएम नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा था। जेडीयू में मनीष वर्मा के शामिल होने का पर संजय झा के लिए संदेश था। सीएम नीतीश कुमार का पावर बैलेंसिंग था। इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे थे। ये सारी चर्चाएं आपने सुनी होगी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक अलग कहानी है और इस कहानी का एक नया सृजन होने जा रहा है जो पहले दोहराई जा चुकी है। अक्सर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के बगल में जो नंबर 2 की कुर्सी पर रहा है उसकी विदाई जदयू से कैसे हुई है और उसके पावर को कैसे कम किया गया है। जब खास करके नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों तो अपने नंबर 2 के कुर्सी वाले की बलि हमेशा दी गई है। पिछले ही साल आपने देखा होगा कि जब दिसंबर में 29 दिसंबर को 2023 को ललन सिंह की कुर्बानी ली गई थी, अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया था। उसके बाद से क्या हुआ था कि 1 महीने के अंदर में ही सरकार बदल गई थी। इससे पहले भी हमने देखा है क्या हुआ था जब आरसीपी सिंह हटे थे और क्या हुआ था जब आरसीपी सिंह को हटाने की प्रक्रिया चली थी। नीतीश कुमार ने तब भी पाला बदला था। ऐसा अक्सर होते नजर आया होगा। इतना ही नहीं, 2017 भी याद कीजिएगा जब शरद यादव नीतीश कुमार को रोक रहे थे और नीतीश कुमार पाला बदल रहे थे। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिली होगी और ये सब जितने भी लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ ये नंबर 2 की कुर्सी पर रहे हैं। कभी प्रशांत किशोर को भी हटाने में इसी तरह की बातें हुई थी जो नंबर 2 की कुर्सी पर थे। बिहार में पिछले कुछ चुनाव में अंतिम चरण में मतदान से पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड चला था। सीएम नीतीश ने ऐलान किया था कि मेरा अंतिम चुनाव है, फिर भी जेडीयू सीटों के लिहाज से काफ़ी पिछड़ गई। हमने आपको ये भी बताया था कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को तवज्जो तो देते हैं लेकिन प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि प्रदर्शित करने से उनकी शक्ति घटेगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव मैदान में उतरेगा, ये भी बात क्लियर है। और सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में संजय झा का नाम चर्चा में कभी नहीं आ सकता है और न उनके उत्तराधिकारी बनने की कोई संभावना दूर दूर तक है। जेडीयू नेताओं को कुर्मी वोट में ही विपक्ष में सेंध लगाने की ज़रूरत है और ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि आरजेडी नीतीश कुमार के कोर वोट में सेंधमारी शुरू कर चुकी है, जो हमें इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार सियासत के बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी समेट लेते हैं। कई बार उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी पता नहीं चलता है जिसकी बात वो कह चुके हैं और जनता की नब्ज पकड़कर वो हिसाब किताब बढ़िया से लगा देते हैं। शायद यही वजह है कि जब भी उन्हें चुका हुआ माना जाता है, पिछड़ा हुआ माना जाता है, तब वो और मजबूती से वापस करते हैं और ऐसे फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। नीतीश ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो इससे सवर्णों को साधने की एक कोशिश उनकी थी और इसका फ़ायदा वो देखना चाहते थे, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। संजय झा वोट बैंक की राजनीति कभी नहीं कर सकते हैं और संजय झा वोट दिलवाने में कभी भी आगे नहीं आ सकते हैं। वो सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं और वो बैलेंसिंग होगा
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों का। आपको बता दें कि संजय झा को लेकर के अक्सर ये चर्चा भी चलती रही है कि आखिर संजय झा करेंगे क्या। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे भी नीतीश कुमार की एक बड़ी रणनीति थी, और वो रणनीति थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव हो या फिर बिहार में सरकार चलाने के लिए बैलेंस करने के लिए संजय झा को मौका दिया गया था कि वो बिहार की सरकार को और केंद्र में नीतीश कुमार के प्रभाव को कम नहीं होने देंगे। ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ा ट्विस्ट आया था और मनीष वर्मा को लाया गया था। मनीष वर्मा को के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी जाति से भी आते हैं, और 2012 में प्रतिनियुक्ति के पर अपने गृह जिला बिहार पहुंचे थे। इन सभी चीज़ों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही थी कि मनीष वर्मा को लाने के पीछे के नीतीश कुमार के मकसद क्या थे। जैसे ही मनीष वर्मा आए वैसे ही कई कहानियां एक साथ शुरू हो गई थी। इन कहानियों में सबसे बड़ी कहानी आपने देखी होगी कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार के परिवार से, उनके रिश्तेदारी से जोड़ा गया था और उनको उनका मेन उत्तराधिकारी बनाया गया था। इसके साथ साथ एक चर्चा आपको याद होगा कि भारत लाइव पे हमने किया था कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को ट्रेंड करने के लिए, उनको राजनीति में लाने के लिए एंट्री कराई गई है। 2021 में मनीष वर्मा ने वीआरएस ले लिया था और किसी न किसी रूप में सीएम नीतीश कुमार से जुड़े रहे हैं, यानी सलाहकार की भूमिका में नीतीश कुमार के साथ वो हमेशा रहे हैं। नीतीश ने मनीष वर्मा के लिए अतिरिक्त परामर्शी का पद सृजित किया था। वह लोकसभा चुनाव में काफ़ी सक्रिय नजर आए, लेकिन सियासत में सीधी एंट्री से उन्होंने परहेज किया था। मनीष के नालंदा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ाने की भी चर्चा खूब चल रही थी। जेडीयू कार्यकारिणी से पहले ही कयास थे कि पार्टी उनको बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है, और बड़ी जिम्मेवारी उनको दी भी गई। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में मनीष वर्मा घूम घूम करके पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे थे, और इसी बीच में एक चिट्ठी आ गई थी। ये चिट्ठी संजय झा के माध्यम से आई थी, और इस चिट्ठी का मजमून ये था कि कहीं ना कहीं बातें तो स्पष्ट नहीं थी लेकिन बातों के बीच में ये तय था कि मनीष वर्मा के कद को या उनकी यात्रा को रोकने की बात थी। बिहार में जो वर्तमान में एनडीए की स्थिति है, सरकार की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा शामिल हो चुके हैं। इस पूरी कहानी में आपने देखा होगा कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, भले ही उनकी यात्रा को ऊपर विराम लगा दिया गया हो या और एक्शन में नज़र नहीं आते हैं। इस बीच चर्चा ये भी चल रही थी कि मनीष वर्मा को एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन हमने आपको बताया था कि मनीष वर्मा को एमएलसी बनाने की जो चर्चा है वो छोटी बात हो गई है, क्योंकि मनीष वर्मा उससे बड़ा कद रखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बगल वाली सीट पर उनकी भले ही प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थिति हो गई है। नीतीश ने मान लिया है कि मनीष वर्मा उनके करीबियों में से एक हैं और उन्हें क्या मिलना और क्या करना चाहिए। मनीष वर्मा जब एमएलसी के उम्मीदवार की घोषणा हो रही थी तो उनके हाथ से चिट्ठी दिलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि संजय झा को एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उनका कद कम कर दिया है। और संजय झा की स्थिति क्या है, नीतीश कुमार को, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी आपको बताया था कि दिल्ली में एक चिट्ठी दे करके नीतीश कुमार चले आए थे। दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं उनको चिट्ठी दे करके संजय झा के आने के बाद उन्हें थमाने की बात की गई थी, और कहा यह गया था कि इसके आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता करें। शायद संजय झा वो समझौता नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी तक दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, एनडीए के साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये किसी भी बात का कोई भी फैसला नहीं हुआ है, जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब संजय झा के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति पैदा हुई है। पहले से भी हम कहते आ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का कभी भी कोई बड़ा चेहरा सवर्ण नहीं हो सकता है। अगर सवर्ण को बनाया भी गया तो पार्टी में विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। ललन सिंह के मामले में हम वो देख चुके हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। मनीष वर्मा और संजय झा का जो कद है वो दोनों आपके सामने नज़र आ गया होगा। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश सबके हैं, लेकिन नीतीश कुमार का पावर बैलेंसिंग जो है वो सबको पता है, और किस तरह से वो पावर बैलेंसिंग करते हैं ये भी सब जानते हैं। नीतीश के इस पावर बैलेंसिंग में कितने लोगों की कुर्बानी होती है, और ख़ास करके नीतीश कुमार को जो कोई बड़ा फैसला लेना होता है 2025 के चुनाव से पहले, कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना
पहले केंद्र मजबूत कर रही है, उसके बाद बिहार पर उसका फोकस होगा और बिहार में नीतीश कुमार के 10 सांसदों पर भी नज़र की बात की जा रही है। हमने खबरों में आपको बताया था कि हो सकता है कि संजय झा से वो सारा बैलेंस नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे और यही कारण है कि एक तरफ लौकुश समीकरण तो दूसरी तरफ धानुक समाज से एमएलसी बना करके नीतीश कुमार ने इस पूरे जो गठबंधन है या पूरा जो कहा जाए उनका वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधा है और इसके साधने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा काम किया है। ऐसे में संजय झा की नहीं बल्कि जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक बार फिर से जदयू के भीतर आप एक नया परिवर्तन देख सकते हैं। वो नीतीश कुमार के फैसले के रूप में भी आ सकता है और पावर बैलेंसिंग के बाद किसके हाथ में पावर आता है इससे भी आ सकता है। सबको इंतजार है कि नीतीश कुमार आखिर चुप्पी कब तोड़ते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 16 तारीख से नीतीश कुमार को एक बार फिर से यात्रा पर निकलना है और खरमास के बाद नीतीश के बड़े फैसले की उम्मीद भी जताई जा रही है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को और शामिल करेंगे, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार हो सकता है कि इस्तीफा दे करके एक नई सरकार का गठन कर दें और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। नीतीश कुमार की नीति नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय है कि नीतीश कुमार सबके हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681